This beautiful statue needs no introduction. From Kashmir to Kanyakumari and from Somnath all the way even up to Arunachal Pradesh, everybody recognizes Adi Shankaracharya or Acharya Shankar ji. What is being envisaged here in Madhya Pradesh is something phenomenal. It's a dream project of the Honorable Chief Minister Shivraj Singh Chouhan ji. वो हमारे साथ हैं आज यहाँ पर इस सैलानी टापू पर एंड जो आपने पीछे नज़ारा दिख रहा है शिवराज सिंह जी नमस्ते सबसे पहले तो और आदि जी आपका स्वागत आदि गुरु को प्रणाम और नर्मदा जी को प्रणाम। जी बिल्कुल और नर्मदा जी को जिस तरह से हम प्रणाम करते हैं वो मंत्र देने वाले भी आदि शंकराचार्य जी त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नर्मदा स्टक आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहीं 1000 साल से भी ज़्यादा हो गया तब यहीं पे रचा था जी। और वो केवल 7 वर्ष के थे और उन्होंने उस वक्त अपना परिचय एकात्मता से दिया था। ये कहा था कि मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, अपने जो होने वाले गुरु थे भगवत प्रभुपाद जी से उनको उन्होंने यही कहा था 7 वर्ष की उम्र में कि हम सब एक ही हैं क्योंकि एक ही तत्व से बने हैं और उस एकात्मता को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी को गुरु मिले, गुरु गोविंद भगवत पाद जी ओमकारेश्वर की इस पवित्र धरती पर। ये ज्ञान भूमि है और यहीं से एकात्मता का संदेश देने आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज पूरे भारत में निकले थे। 3 बार उन्होंने भारत की पूरी परिक्रमा की और पूरे भारत को ये मंत्र दिया, कोई भेद नहीं, अभेद, एक ही चेतना सब में है, जिसको आचार्य तुलसीदास जी ने कहा सिया राममय सब जग जानी। कबीरदास जी ने कहा साहब तेरी साहबी हर घट रही समाए, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। हम सब एक ही चेतना के अंग हैं और इसलिए हम सब एक हैं और उसी को भारत ने कहा अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत सा उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता स्वीकार करते हुए दुनिया को भी यही संदेश दिया, वसुदैव कुटुंबकम। ये मूल मंत्र आदि गुरु शंकराचार्य जी का है। देखिए मध्य प्रदेश देश की धड़कन है क्योंकि देश के दिल में है, बीच में है और वहीं आप यहाँ इंदौर से ज़्यादा दूर नहीं है ओमकारेश्वर में जो कि फिर एक ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर इतने बड़े प्रोजेक्ट की कल्पना कर रहे हैं। थोड़ा सा बताइए कि इसके बारे में आपने सोचा कैसे? जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ता है आपने 2017 में इसकी बात कही थी पर अब 2023 में इसको थोड़ा सा आकार मिलता हुआ दिख रहा है। 2017 में आपने बिल्कुल बात सही कही। 9 फरवरी को नर्मदा सेवा यात्रा हम निकाल रहे थे, नमामि देवी नर्मदे यात्रा। हमारी नदियाँ कल कल छल छल करके बहती रहें और स्वच्छ रहें, माँ नर्मदा जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए। तब ओमकारेश्वर में मन में ये भाव उठा था कि आदि गुरु शंकराचार्य जी को जहाँ गुरु मिले, जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, उनकी प्रतिमा नहीं है यहाँ। तो मन में प्रारंभिक विचार आया कि उनकी एक भव्य और दिव्य प्रतिमा यहाँ लगाई जाए। लेकिन साथ में विचार आया कि आदि गुरु ने जो कहा एक ही चेतना सब में है, कोई भेद नहीं, अभेद, अद्वैत। मैं मानता हूं कि दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान अद्वैत वेदांत में है। समन्वय, संघर्ष नहीं, शांति, युद्ध नहीं, प्रेम, घृणा नहीं। और इसलिए हमने यहाँ अद्वैत वेदांत संस्थान बनाने का फैसला किया जो अद्वैत के संदेश को जन जन में ले जाएगा और सारे विश्व में ले जाएगा। और इसके साथ साथ शंकर संग्रहालय बनाने की मैंने उस समय घोषणा की थी जिसमें आदि गुरु के जीवन और दर्शन को चित्रित किया जाएगा। ये बात सही है कि 2017 में हमने तय किया लेकिन 18 में हमारी सरकार चली गई थी, इसलिए प्रोजेक्ट ये ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन फिर से सरकार आने के बाद थोड़ा समय जरूर कोविड के कारण हमको लगा, लेकिन पूरे जोर शोर से हमने इस प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया। एकात्म धाम, मेरा पूरा विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन ये एकात्म धाम कराएगा। वो गुफा, दैट केव इज ऑल्सो स्टिल हियर, जहाँ ओमकारेश्वर मंदिर के पास ही वो गुफा है जहाँ पर इन्होंने इनके गुरु के साथ दीक्षा ली थी और फिर वहाँ से चल पड़े थे। कोई कारण है ख़ास कि ये जो प्रतिमा है इसी का बहुत विशाल स्टैचू बनने वाला है कि इनका एक पर्टिकुलर पोजीशन है आदि शंकराचार्य जी का जो कि अडॉप्ट किया है? मैं जानता हूँ आपने बड़ी शिद्दत से इसके बारे में सोच समझ के किया है, तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि ये पोजीशन, ये स्टैचर क्यों? आदि गुरु जब यहाँ आए तो उनकी आयु थी कुल 8 वर्ष। कालड़ी से
घने जंगलों से, कितनी कठिनाइयों से पद यात्रा करते हुए आदि गुरु यहाँ पहुँचे थे। तो हमने उस आदि गुरु का जो बाल रूप है उसको यहाँ लगाने का फैसला किया, और उसी में मेहनत हुई कि कैसे रहे। वो आए थे चल के, धर्म ध्वजा उनके हाथ में है, और इसलिए वो बचपन के जो शंकराचार्य जी थे उनको चित्रित करने की कोशिश हुई। ये पूरा प्रोजेक्ट, इसमें एक आपने स्कूल ऑफ अद्वैत सिखाने के लिए, अद्वैत वेदांत सिखाने के लिए आपने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की भी कल्पना की है। वो क्या इंटरनेशनल होगी, उसका क्या ध्येय है? देखिए, कई तरह की चीज़ें दिमाग में आई। एक, जन जन में ये अद्वैत का सिद्धांत जाना चाहिए, पूरी दुनिया में ये विचार फैलना चाहिए, क्योंकि भारत तो सचमुच में विचारों की दृष्टि से विश्व गुरु है। और इसलिए यहाँ गुरुकुल होगा, जहाँ देश और विदेश के सारे जिज्ञासियों को शिक्षा दी जाएगी। शॉर्ट टर्म कोर्स भी रहेंगे, 3 महीने के, 6 महीने के। तो केवल ऐसा नहीं कि जिनको 3 साल पढ़ना वो ही आए। हमारे ज्ञान के पिपासु, जिज्ञासु, वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। वो 3 महीने के लिए आएंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे और फिर जाएंगे। इसलिए यहाँ गुरुकुल होगा जो अद्वैत की शिक्षा देगा। क्या बात है। और जो जिस जगह बनाया है, दिस इज़ द रिजर्वायर ऑफ द ओमकारेश्वर डैम इटसेल्फ। पर ये प्रोजेक्ट कब तक ख़त्म होगा मंत्री जी? इसका पहला हिस्सा तो हमारा 15 अगस्त तक पूरा करने का हमारा प्रयास है। एकात्मता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ वननेस, तो वो 15 अगस्त तक पूरा होगा। बाकी जो हमारे काम शंकर संग्रहालय के चलेंगे, इंस्टीट्यूट के चलेंगे, गुरुकुल के चलेंगे, और एक बहुत बड़ी रचना है पूरी। उसको पूरा होते होते 2026 आएगा। 2026 आएगा। तो मुझे आपसे पूछना पड़ेगा, आपने कहा कि 2017 में आपने कल्पना की, फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया क्योंकि सरकार बदल गई। 15 अगस्त को अगर लोकार्पण स्टैचू का हो जाता है, उसके बाद नवंबर के आगे ये कहानी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? निश्चित तौर पर बढ़ेगी, पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ। तो आपने तो अभी से कह दिया कि भाई 26 तक आप ही हैं। ये जब तक ये प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा। प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये ईश्वर की इच्छा है, मैं ये मानता हूँ। आप ये मानते हैं। पर एक बात बताइए कि स्पिरिचुअलिटी क्यों? क्योंकि आपने उज्जैन में महाकाल के साथ जो किया, बहुत महाकाल लोग, बहुत भव्य बना है। अब हम देख रहे हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, पर इसको क्यों पुश करने की आवश्यकता है? ये सांस्कृतिक, भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर है। भारत में ये क्षमता है कि वो दुनिया को दिशा दिखा सके। मुझे गर्व ये कहते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी उस संदेश को पूरी दुनिया में ले भी जा रहे हैं और कई मामलों में लीड भी कर रहे हैं पूरे विश्व को। अब विश्व योगा दिवस 21 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है प्रधानमंत्री जी की पहल पर। अब प्रधानमंत्री जी कहीं जाते तो गीता जी भेंट करते हैं जी। लोग श्रद्धा सहित ग्रहण करते हैं। भारत की जो सांस्कृतिक और दार्शनिक विशेषताएं हैं उनको दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। काशी कॉरिडोर बना, केदारनाथ जी, केदार धाम का भी एक तरह से पुनरुद्धार करने का काम हुआ, महाकाल महालोक बना। ये आज समय आ गया। देखिए, एक दौर वो था जब हिंदू कहलाना संकीर्णता का परिचायक माना जाता था, सेकुलर एक फैशन था। लेकिन आज आप देख रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर लोग गर्व से जुड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो विचार है वो दुनिया को दिशा देने वाला विचार है। इस विचार का प्रचार प्रसार और उसके केंद्र हो सकते हैं हमारे मंदिर। हमारे मंदिर सुंदर स्वच्छ मंदिर, संदेश देने वाले मंदिर। और इसलिए महाकाल कॉरिडोर में, महाकाल महालोक में शिव कथाओं को चित्रित किया गया है। बच्चे देखते ही समझ जाते हैं, बड़े भी समझ जाते हैं, कहीं को ये ज्ञान ही नहीं है कि हिंदुत्व क्या है, हमारा दर्शन क्या है। अब ये पूरी आने वाली पीढ़ियों को भी, आज की पीढ़ी को भी बताने की आवश्यकता है। और इसलिए एक तरफ आध्यात्मिक उन्नति, इससे जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो अद्भुत होता है। सचमुच श्रद्धा के केंद्र है, आस्था के केंद्र है, विश्वास के केंद्र है। लेकिन इसके साथ साथ भौतिक प्रगति भी जुड़ी है। मैं दूसरा पहलू भी कहना चाहूँगा। अकेले महाकाल महालोक में पहले 20-25 हज़ार लोग महाकाल महाराज के दर्शन करने आते थे। अब रोज 1 लाख से ज़्यादा तो आ ही रहे हैं। लेकिन वीकेंड में 1.5 लाख 2 लाख लोग भी आते हैं। उज्जैन ट्रांसफॉर्म हो गया, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और रोजगार की दृष्टि से भी, भौतिक प्रगति की दृष्टि से भी। वहाँ होटल, वहाँ टैक्सियाँ, वहाँ रेस्टोरेंट, बस छोटे छोटे कई काम हजारों लोगों को रोजगार देने लगा। तो मैं मानता हूँ कि
अध्यात्म और भौतिक का समन्वय है ये। बिल्कुल और आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि मैं आपसे अगला प्रश्न यही पूछने वाला था कि ये आध्यात्म का चुनावी कार्ड तो नहीं होने वाला कि कल्चरल रूट से मैं मध्य प्रदेश के वोटर्स को लुभाऊं और किसी तरह से वापस चुनाव जीत जाऊं। ये भी कई बार लग रहा है कि शिवराज सिंह जी के पास और कुछ है नहीं, तो अब हिंदुइज्म का झंडा उठाकर वही उसको आप वोट्स के लिए यूज़ करने वाले। हमारे पास सब कुछ है। जब हमने सरकार ली 71,000 किलोमीटर गड्ढों वाली सड़कें मध्य प्रदेश में थी, 4 लाख किलोमीटर शानदार हाईवे हमने बनाया। मध्य प्रदेश में विंध एक्सप्रेस बन रहा है, विंध एक्सप्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, मालवा निवाड़ एक्सप्रेस वे, शानदार हाईवेज, 4 लेन 6 लेन सड़कें। हमारे पास सिंचाई की क्षमता कुल थी 7.5 लाख हेक्टर। राजा, नवाब, कांग्रेस, अंग्रेज सबकी मिला के 200, 300, 400 साल में जितनी हुई, हमने बढ़ा के कर दिया उसको 45 लाख हेक्टर। ऐसे बांध हमारे बने हैं और 65 लाख हेक्टर तक ले जा रहे हैं। उसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश ने देश के अन्न के भंडार भर दिए। पंजाब हरियाणा को छोड़ के हम आगे निकल गए। 700% अन्न का उत्पादन मध्य प्रदेश की धरती पर बढ़ा है। हमारे पास पहले बिजली होती थी 2900 मेगावाट, आज है 28,000 मेगावाट। और बिजली भी केवल थर्मल वाली नहीं, ओमकारेश्वर डैम में ही अगर आप थोड़े आगे जाएंगे तो सोलर पैनल बिछा के पानी की सतह पर भी हम बिजली बनाने का चमत्कार मध्य प्रदेश की धरती पर कर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश की थी 11,000, आज बढ़ के हो गई 1,40,000 रुपया। मध्य प्रदेश की कुल जीएसडीपी हुआ करती थी 71,000 करोड़ के आसपास, आज बढ़ के 15 लाख करोड़ को क्रॉस कर गई। मैं जब आया तो बजट था 21,000 करोड़, आज 3,14,000 करोड़ का बजट है हमारा। देश की जीएसडीपी में हमारा योगदान हुआ करता था 3%, आज 4.6% जीएसडीपी में योगदान है हमारा। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टूरिज्म हो, हमने हर क्षेत्र में काम किया है। और इसलिए ये हमारी श्रद्धा और आस्था का विषय है। वोट का बांटने का हम वो भी करेंगे, लेकिन ये भी करेंगे, अधिकार पूर्वक करेंगे, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है भारत के दर्शन को दुनिया के सामने रखना और हमारी पीढ़ियों को भी उसमें दीक्षित करना। जी मंत्री जी, ये पहली बार है जब मैं आपसे प्रत्यक्ष इतनी लंबी वार्ता कर रहा हूँ, तो एक प्रश्न मेरे मन में हमेशा रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप पहले सालों से प्रचारक भी रहे, आरएसएस से जुड़े, फिर बीजेपी से जुड़े, आप मल्टीपल टाइम्स मुख्यमंत्री भी रहे हैं। क्या बदला है पिछले 8-9 साल में भारत के अंदर? आपको एक चेंज लग रहा है आपके प्रदेश में और देश में, एक एटीट्यूड में? आपने उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था कि पहले ऐसा हुआ करता था, अब ऐसा होता है। आपके हिसाब से क्या बदला है? करीब 4 दशक से ज़्यादा तो आपको ही प्रचार में और राजनीति में हो गया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। 2014 के पहले जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, भारतीय होने पर उतना गर्व नहीं होता था। कई बार यहाँ मजाक चलता था, इंडियन टाइम है यार, ये इंडिया कभी नहीं सुधर सकता। कई बार ये चीज़ें सुनने मिलती थी और दुनिया में कहीं जाते थे तो देश के बारे में चर्चा, विशेषकर पिछले 14 के पहले के 10 सालों में घोटालों के बारे में होती थी। देश की अप्रतिष्ठा थी, दुनिया में सम्मान नहीं था, पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे। आज सबसे बड़ी बात है, सीना तान के 140 करोड़ भारतीय कह रहे हैं हम भारतीय हैं, हमें गर्व है। और दुनिया में जहाँ जाओ भारत का मान, सम्मान, स्वाभिमान और शान बढ़ी है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। सभी दिशाओं में आप देखेंगे भारत दुनिया को दिशा दिखा रहा है। केवल भौतिक प्रगति नहीं, अध्यात्म के क्षेत्र में भी हम दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। G20 में प्रधानमंत्री जी ने कहा वसुधैव कुटुंबकम भारत के मंत्र को उच्चारित पूरे विश्व में कर दिया। लेकिन हम पर्यावरण कैसे सुधरा रहे, हम धरती को कैसे बचाएंगे, आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक कैसे धरती बचेगी, कितने संदेश है भारत के और प्रधानमंत्री जी के। सब कुछ बदल गया है। अब चीन की भी जरूरत नहीं है कि वो भारत की सीमा में कदम रख दे। और आतंकवादी अगर जुर्रत करते हैं भारत की सीमा में आतंकवादी गतिविधियां करने की, तो सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है और एयर स्ट्राइक भी होती है। सारा देश आज गर्व के साथ खड़ा है। बिल्कुल। आप चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक भी गए थे, अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश की भी बात होगी। कई बार ऐसा होता है, कहा जाता है कि जो भी आपके आइडियल्स हैं उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपका सरकार में रहना आवश्यक है। तो आपको लगता है कर्नाटक में बीजेपी का बिगुल बजेगा? निश्चित तौर पर मैं अब देख रहा हूँ
कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक समर्थन की लहर चल पड़ी है, जो धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी की सभाओं के माध्यम से आंधी के रूप में परिवर्तित हो रही है। और कुछ तो शायद भगवान ही चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार वहाँ बने। जनता तो चाहती है, निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार वहाँ बनेगी। कांग्रेस पार्टी में आपके कई मित्र हैं, कुछ आपके पड़ोसी भी हैं, उनसे आपने पूछा नहीं कि ये बजरंग दल को बैन करने वाली बात कहाँ से आई? जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब अपने आप वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसको देश पसंद नहीं करता। पर ये विषय क्या आपको लगता है यहाँ पर भी उठेगा? जैसे कहा जाता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने में आगे रहती है, तो कहीं ना कहीं क्या मध्य प्रदेश में भी ये डिस्कोर्स आपको आता कोई हुआ? डिस्कोर्स का सवाल नहीं है जी, न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं। जो सच है उसको आप सांप्रदायिकता, संकीर्णता नहीं कह सकते। और इसलिए जितनी योजनाएं लाभ सबको मिलता है। प्रधानमंत्री जी फ्री में अगर अन्न दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं। अगर उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन है तो सब बहनों को है। अगर मकान बन रहे हैं तो सबके बन रहे हैं। मध्य प्रदेश की जितनी योजनाएं, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे लाडली बहना हो, चाहे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हो, चाहे मेधावी छात्र योजना हो, सबको लाभ मिल रहा है। लेकिन अगर कोई गलत करेगा तो उसको उजागर करना, सामने लाना और दंडित करना भी। जैसे धर्मांतरण पे हमने बैन लगाया जी। लोभ, लालच, प्रलोभन, भय, लव जिहाद के हम खिलाफ हैं तो हैं, डंके की चोट है, क्योंकि वो बेटियों की जिंदगी को बर्बाद करने का षड्यंत्र है। तो इसीलिए केरला स्टोरी को टैक्स फ्री किया। बिल्कुल, हमने टैक्स फ्री किया है, क्योंकि वो जागरूक करती है, वो सच्चाई बताती है। आतंकवाद, धर्मांतरण, लव जिहाद उसकी सच्चाइयाँ प्रकट करती है और जनता को देखना चाहिए। क्या मध्य प्रदेश में रेडिकलाइजेशन एक प्रॉब्लम है? मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि अभी एससीओ पर भी भारत ने एक एजेंडा सेट किया है कि 3-4 जुलाई को जब बात होगी तब डी रेडिकलाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू बनाया है एससीओ के पटल पर। प्रधानमंत्री ने काउंटर टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन की बात की। केरला स्टोरी में भी हम रेडिकलाइजेशन को देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारे अरेस्ट भी हुए हैं। हाल फिलहाल में जो क्रैकडाउन हुआ है उसके कहीं ना कहीं तार आकर मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। तो क्या ये एक समस्या है यहाँ पर? लंबे समय तक मध्य प्रदेश सिमी का गढ़ रहा। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों ने उनको खाद और पानी दिया, उनको महिमा मंडित करने का काम किया। हमने उस दुष्चक्र को ध्वस्त करने का काम किया है। फिर भी कुछ ना कुछ कहीं मामले आते हैं तो उन पे के खिलाफ कार्रवाई होती है। एक बड़ी समस्या है जिसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। ओमकारेश्वर इतना सुंदर है, आपको कभी समय मिलता है अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा समय बिताने के लिए, थोड़ा सा टाइम लेने के लिए? ये सैलानी यहाँ पर आज ही आप आए हैं या आते रहते हैं? नहीं, ये जो टापू अभी आप आया, लेकिन इसको जब बनाने की हमने कल्पना की थी तब मैं आया था कि ऐसे टापू डेवलप किए जाएँ। हनुमंतिया, सैलानी, गांधी सागर, बरगी, बाण सागर, कई जगह हम ये वाटर टूरिज्म उसको डेवलप करने का काम कर रहे हैं। लेकिन फुर्सत ऐसे नहीं मिलती कि आराम से आकर रह लें। एक हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश आते रहें टूरिज्म के लिए, आध्यात्म के लिए? देखिए, अद्भुत है मध्य प्रदेश। यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग है और दोनों को जोड़ के हम एक दिव्य क्षेत्र बना रहे हैं। महाकाल, महालोक और ओमकारेश्वर जुड़ के एक दिव्य तीर्थ क्षेत्र भी बनेंगे और आध्यात्मिक उन्नति के साथ भौतिक प्रगति का भी साधन बनेंगे। यहाँ की अनुभूति अद्भुत है। यहाँ की हवाओं में ओम नमः शिवाय ऐसा घुला मिला है कि आते ही मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। लेकिन यहाँ और चाहे राम रजा लोग जहाँ हम बना रहे हैं, यहाँ मैहर है, यहाँ की देवी सबको आशीर्वाद, शारदा मैया सबको आशीर्वाद देती। सलकनपुर है, देवास में चामुंडा मैया है, जालपा माता है, भादवा माता है। यहाँ केवल पशुपतिनाथ भी है मंदसौर में। यहाँ चित्रकूट में वनवासी भगवान राम 11 साल 11 महीने 11 दिन विराजे हैं। अनोखे और अद्भुत मंदिर भी हैं। यहाँ पुरातत्व की दृष्टि से खजुराहो देख लीजिए, भीमबेटका देख लीजिए, सांची देख लीजिए, ये वर्ल्ड हेरिटेज है। और यहाँ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म देख लीजिए। एक ही चेतना सब में है तो हमने शेरों को भी संभाल के रखा है, टाइगर्स को भी संभाल के रखा है। अब चीते भी आ गए हैं। हमारे यहाँ तेंदुए भी है, लेपर्ड, हमारे यहाँ बलचर भी बचे हुए हैं, हमारे यहाँ घड़ियाल भी है। अद्भुत प्रदेश है ये। यहाँ का जो टूरिज्म है वो अद्भुत है। तो केवल टूरिज्म के लिए नहीं, धार्मिक पर्यटन के लिए भी आए
और स्वच्छता में तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है ही जी। तो वो देखने भी मध्य प्रदेश आए। बिल्कुल। जाते जाते आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा मुख्यमंत्री जी, आपने वल्चर्स की बात की, कुछ सियासी वल्चर्स हैं जो कहते हैं कि मामा जी को रिटायर कर देना चाहिए, मामा जी को अब रेस्ट करने की आवश्यकता है, या फिर अब मामा जी को उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा पार्टी के अंदर से, कितनी बार मुख्यमंत्री रहेंगे, उन सब को आप क्या कहना चाहेंगे? फैसला जनता करती है और मेरे बारे में फैसला पार्टी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको शिवराज भी सिंह, बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू।